राम लाडलो, मैं थारा अपना रवि मंगवाना हिस्टोरी ऑफ स्टडी चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर हरियाणा के इतिहास की सीरीज चली हुई है। इससे पहले वीडियो में हमने किया था हरियाणा का पूर्व मध्यकालीन इतिहास। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं फिर आप आई बटन पर जाकर उसको देख सकते हैं। तो आगे हम उसको शुरू करते हैं। हमने पिछली वीडियो में बात किया था दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पहले का समय। उसमें लास्ट किया था हमने पृथ्वीराज चौहान का, जो कि तराइन के युद्ध में हार जाते हैं, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना करते हैं। आज हम इस वीडियो में दिल्ली सल्तनत के बारे में ही पूरी बात करेंगे कि हरियाणा में दिल्ली सल्तनत के राज सुल्तानों ने कैसे शासन किया। तो जल्दी से इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, करते हैं हम दिल्ली सल्तनत। तो पहले मैं ये बात बता दूं दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत काफ़ी बड़ा टॉपिक है। हम इससे वही करेंगे जो हमारे हरियाणा हिस्ट्री से संबंधित हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे। तो दिल्ली सल्तनत में आपको 5 वंश याद रखनी है। वो ये हैं गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत में ये 5 वंशों ने शासन किया था। अब पहले बात करते हैं हम गुलाम वंश की। गुलाम वंश है जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। बताया था ये मोहम्मद गोरी का क्या था, सेनापति था। और 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, यानी कि यहाँ पर मुसलमानों का शासन स्थापित हो जाता है, जिसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। लेकिन ये ज़्यादा समय तक शासन नहीं कर पाया, ना ही इसका हरियाणा के संदर्भ में कोई ज़्यादा रोल है, क्योंकि इसके शासन बनते ही अहीरों, राजपूतों और जाटों ने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था। 4 साल ही यह जीवित रहा और 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए घोड़ी से गिरकर इसकी मृत्यु होगी। उसके बाद जो गद्दी पर बैठता है वो बैठता है इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्यों माना जाता है? एक तो रीजन ये है कि जो इल्तुतमिश है ये राजधानी को क्या है, दिल्ली लेकर आ गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की तो लाहौर थी, लेकिन दिल्ली लेकर कौन आया? इल्तुतमिश। और उसके बाद दिल्ली ही राजधानी रहती है काफ़ी समय तक। इल्तुतमिश है जो 1210 में बैठता है गद्दी पर, 36 ईस्वी तक शासन करता है। इसके समय में 2 घटना क्या होती है, जो पंजाब का कुबाचा है शासक और गजनी का यलदौज है, ये दोनों ही आक्रमण करते हैं हरियाणा पर। अब क्या स्टोरी है, जो पहले करता पंजाब का कुबाचा, ये करता हरियाणा के सिरसा पर अधिकार कर लेता है। लेकिन इसके ऊपर गजनी का यलदौज है, वो आक्रमण कर देता है और इसको सिरसा से हरा कर वापिस भेज देता है, और इसके पंजाब वाले इलाके को और सिरसा को भी अपने साम्राज्य में मिला लेता है गजनी का यलदौज, जिसका हरियाणा पर आक्रमण होता है। ये याद रखना। इल्तुतमिश है जो इल्तुतमिश के समय जो हरियाणा की इम्पोर्टेंट एकताएँ हैं वो देखते हैं। 7 एकता में इल्तुतमिश का शासन जो प्रशासन था बटा हुआ था। वे 7 कौन कौन सी हैं, जिसमें से हरियाणा की ज़्यादा है दिल्ली, आपकी हांसी, सिरसा, पीपली, रेवाड़ी, नारनौल, पलवल। ये 7 एकता थी। एकता होती थी ज़मीन का काफ़ी बड़ा जो टुकड़ा होता था, आज के हम जिला समझ सकते हैं, तब एकता होती थी दिल्ली सल्तनत में। वो उनके एकतादार होते थे जिसके देखरेख में उनका प्रशासन चलता था। तो 7 थे, ये आप देख लेना कौन कौन से। इसमें से जो इम्पोर्टेंट थे दिल्ली, हांसी और सिरसा, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। और इसमें से भी जो हांसी हैं, हांसी सबसे इम्पोर्टेंट थी क्योंकि ये सैन्य दृष्टि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, यहाँ से ज़्यादा सैनिक भर्ती किए जाते थे। और इल्तुतमिश के समय यहाँ पर 1226 से लेकर 1228 ईस्वी में नासिरुद्दीन इस एकता का इक़्तिदार था। नासिरुद्दीन कौन था? इल्तुतमिश का पोता था, वो इसका इक़्तिदार था। हांसी सैन्य दृष्टि से याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो गद्दी पर बैठता है वो बैठता है रुकनुद्दीन, जो इल्तुतमिश का पुत्र होता है, जो पूरी तरह अयोग्य होता है। इसके समय जो हांसी का मुफ्ती है सैफुद्दीन, वो विद्रोह कर देता है, और जिससे कि पूरी प्रजा इसके खिलाफ विद्रोह कर देती है क्योंकि ये अयोग्य था। इसको हटाकर इसकी बहन दिल्ली सल्तनत की जो प्रथम महिला जिसका जान जाता है, जिन्हें सुल्तान बनी, रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठती है 1236 से 1240। ये भी ज़्यादा समय तक नहीं करती शासन, 4 साल करती है। इसके बनते ही हरियाणा में जाट राजपूत इसके खिलाफ हो जाते हैं, विद्रोह कर देते। इसके समय में ही विद्रोह होता है निजामुल मुल्क जुनैदी, जो इसका वजीर था, और एक बठिंडा के गवर्नर थे अल्तुनिया। ये दोनों ही विद्रोह कर देते हैं। जैसे ही रजिया सुल्तान बठिंडा के गवर्नर अल्तुनिया का विद्रोह दबाने के लिए जाती है, इधर निजामुल जुनैदी जो उसका वजीर था वो विद्रोह कर देता है। अल्तुनिया के साथ युद्ध में जो रजिया सुल्तान है वो हार जाती है और अल्तुनिया उसे कैद कर लेता है। लेकिन
रजिया सुल्तान काफ़ी चालाक होती है, वो इसके साथ शादी कर लेती है और यह लालच देती है कि दोनों मिलकर हम दिल्ली की गद्दी पर शासन करेंगे। दोनों ही जब दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए चलते हैं तो रास्ते में जो शाही सेना होती है उनके साथ इनका युद्ध होता है और ये हार जाते हैं। अंत में अल्तुनिया ही और रजिया सुल्तान दोनों बचते हैं और इनको भी 14 अक्टूबर 1240 में कैथल के पास मार दिया जाता है। कुछ डाकू लुटेरे वहाँ के वासी होते हैं, वो इनको मार देते हैं। तो रजिया सुल्तान कैथल में मरी थी, तो उसका मकबरा भी है कैथल में, तो जिसको दक्षिण एशिया का प्रथम महिला स्मारक माना जाता है। जो दक्षिण एशिया सबसे पहले जो मकबरा बना था महिला का, वो बना था रजिया सुल्तान का कैथल में। रजिया सुल्तान के बाद जो गद्दी पर बैठता है बहरम शाह और मासूद थोड़े ही समय के लिए, यह भी अयोग्य थे। लगभग इसके समय में सभी एकता जो स्वतंत्र हो जाती है हरियाणा की। उसके बाद जो गद्दी पर बैठता नासरुद्दीन महमूद 1246 से 66 ईस्वी शासन करता। नासरुद्दीन महमूद वही है जो कि हांसी का इक़्तिदार था, इल्तुतमिश का पोता। अब नासरुद्दीन महमूद को हम देखते हैं। उसके बाद जो गद्दी पर बैठता है दोस्तों, बैठता नासरुद्दीन महमूद, जो 1246 से 66 ईस्वी तक शासन करता है। नासरुद्दीन महमूद के समय क्या होता है, हांसी का इक़्तिदार बलबन बनता है, जो आगे चलकर इस वंश में राजा भी बनेगा, सुल्तान भी बनेगा, यानी दिल्ली सल्तनत का जो काफ़ी शक्तिशाली होता है। नासरुद्दीन महमूद इसको दबाने के लिए सेना भेजता है, लेकिन मेवात की जनता विद्रोह कर देती है, जिस वजह से नासरुद्दीन महमूद को अपनी सेना वापस बुलानी पड़ती है। क्योंकि मेवात के जो लोग हैं वो हमेशा ही शाही सेना का विद्रोह करते रहते थे खिलाफ, और सुल्तान के खिलाफ भी। क्या एक घटना हुई थी 1200 ईस्वी में, जिसका सरदार मलखा, मेवाती सरदार था मलखा, वो करता है उनका नेतृत्व। क्या किया था, जो शाही सेना थे उसके ऊँटों के कार्यों पर हमला कर दिया था मेवातियों ने, जिस वजह से जो कोई भी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता था वो मेवातियों को ख़त्म करने की सोचता था, यानी कि उनको समाप्त करने की। तो इसके बाद जो नासरुद्दीन महमूद के बाद जो हांसी का कौन था, इक़्तिदार था बलबन, वो गद्दी पर बैठता है। क्योंकि उनके नासरुद्दीन महमूद का कोई पुत्र योग्य नहीं होता, ये काफ़ी शक्तिशाली होता है। एक छोटे पद से उठकर बड़े पद पर पहुंचता है बलबन। डिटेल से हम दिल्ली सल्तनत जब इंडियन हिस्ट्री के लिए लिहाज से करेंगे तब इसको डिटेल से करेंगे, अब हम सिर्फ हरियाणा हिस्ट्री कर रहे हैं। तो बलबन गद्दी पर बैठता है। बलबन जो 1266 से 87 ईस्वी तक सुल्तान बनता है। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था और उपाधि थी उलुग खां। जो ये उपाधि थी उलुग खां, यह नासरुद्दीन महमूद ने ही इसको दी थी। और ये गद्दी पर जब बैठता है गियासुद्दीन बलबन के नाम से बैठता है। इसने क्या किया, सबसे पहले बलबन ने गद्दी पर बैठते ही मेवात के जंगलों को नष्ट कर दिया। क्योंकि मेवात के जंगलों में ही मेवाती जो विद्रोह करते थे वे छिपते थे, और गोपालगिर में एक दुर्ग बना दिया, सेना वहाँ पर तैनात कर दी ताकि मेवात में शांति स्थापित की जा सके। और इसके शासन में हरियाणा का काफ़ी विकास होता है बलबन के। और बलबन ने क्या किया, सोनीपत, कैथल, शिवालिक की नई एकता बना दी। इल्तुतमिश के समय हमने पढ़ी थी 7 एकता, और नई एकता बना दी बलबन ने, सोनीपत, कैथल और शिवालिक। और इसके बाद जो गद्दी पर बैठता है बलबन के बाद, वो बैठता है शमसुद्दीन कैमूर्स। शमसुद्दीन कैमूर्स का ही नाम केकुआबाद भी है, अलग अलग मिल सकता है किताबों में, इसलिए आपको याद रखना। जो 1287 से 90 ईस्वी तक ही रहता है, कोई योग्य नहीं होता, अयोग्य होता, जिसको जो कैथल का इक़्तिदार था जलालुद्दीन खिलजी, वो मारकर गद्दी पर बैठ जाता है और एक नए वंश खिलजी वंश की स्थापना करता। गुलाम वंश का समय 1206 से 1290 ईस्वी है। जो लास्ट अंतिम सुल्तान था गुलाम वंश का, वो शमसुद्दीन कैमूर्स या फिर कैकुआबाद है, और जलालुद्दीन खिलजी एक नए वंश खिलजी वंश की स्थापना करता। अब हम देखते हैं दूसरे वंश दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश को। अगला है दोस्तों हमारा खिलजी वंश। खिलजी वंश जिसकी स्थापना भी बताई थी जलालुद्दीन खिलजी ने की थी, जो कैथल का इक़्तिदार था। इसने राजधानी किलोखरी का बनाई थी। क्यों बनाई थी, इसका रीजन ये था, जो जलालुद्दीन खिलजी है उसने गुलाम वंश के जो अंतिम सुल्तान था उसको मारा था, तो जिस वजह से इसको दिल्ली जाने से डर लगता था। क्योंकि दिल्ली वासी थे जो गुलाम वंश के अंतिम सुल्तान या गुलाम वंश को काफ़ी चाहते थे, जिस वजह से ये दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सका, और इसने जो अपनी राजधानी थी किलोखरी को बनाई। इसके बाद जो जलालुद्दीन खिलजी के बाद इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी शासन करता है, सुल्तान बनता है अपने चाचा को मारकर, जो 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक शासन करता है। इसके समय में इम्पोर्टेंट घटना हरियाणा की हिस्ट्री के लिए यही है कि 1305 ईस्वी में मंगोलों ने हरियाणा पर आक्रमण किया था
और उसका हिंदू सेनानायक था अलाउद्दीन खिलजी का, जिसका नाम नानक है। उसने हाशिया और सिरसा के पास ही उस सेना से मुकाबला किया और हराकर वापस भेज दिया। यही इंपॉर्टेंट बात है अलाउद्दीन खिलजी की हरियाणा की हिस्ट्री से। वह वैसे तो बहुत बड़ा है अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास, हम करेंगे इसको फिर। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह अलाउद्दीन खिलजी के बाद शासक बनता है और इसके समय सभी एकता स्वतंत्र हो जाती है। इस वंश में बहुत ही कम शासक होते हैं और बहुत ही कम समय तक दिल्ली सल्तनत में ये शासन करता है। इसके बाद जो आता है वो दीपालपुर का गियासुद्दीन तुगलक इक़्तिदार होता है। वो इसको कुतुबुद्दीन ऐबक मुबारक शाह को मारकर एक नए वंश तुगलक वंश की स्थापना कर देता है। तो अब नेक्स्ट जो वंश करेंगे हम वो करेंगे तुगलक वंश। अगला हमारा तुगलक वंश, जिसकी स्थापना गियासुद्दीन तुगलक ने की थी और दीपालपुर का ये इक़्तिदार था। इसने क्या किया था, हरियाणा में सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में कुओं और नहरों का निर्माण किया था, पूरे दिल्ली सल्तनत में पहले हरियाणा में। उसके बाद जो शासक बनता है वो बनता मोहम्मद शाह तुगलक, जो 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक गद्दी पर रहता है। इसके समय में क्या था, दिल्ली, हाशिया और सिरसा सबसे इम्पोर्टेंट एकता थी। और क्या था इसके समय में हुआ था हरियाणा में, कैथल, समाना, सुनाम और गैरम और भी एकता थी। इन सभी ने मोहम्मद शाह को कर देना बंद कर दिया था, क्योंकि माना जाता मोहम्मद शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत के सबसे शिक्षित सुल्तान थे, लेकिन शिक्षित होने के साथ ये मूर्ख भी थे। इसको पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने काफ़ी योजनाएं चलाई थी जो पूरी तरह असफल रही। इस वजह से इसको दिल्ली सल्तनत का मूर्ख सुल्तान के नाम से याद रखा जाता है। उसके बाद जो गद्दे पर बैठता है वो बैठता है फिरोज शाह तुगलक। पूरे दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक हरियाणा के इतिहास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। वो क्यों है हम देखते हैं। ये 1351 से 1388 ईस्वी बैठता है। एक बात हमेशा याद रखनी है, फिरोज शाह तुगलक के पिता का नाम मलिक रजब था, ना कि गियासुद्दीन तुगलक। मलिक रजब गियासुद्दीन तुगलक का भाई था और फिरोज शाह तुगलक उसका पुत्र था, क्योंकि मोहम्मद शाह तुगलक को कोई पुत्र नहीं था। इस वजह से फिरोज शाह तुगलक जो उसका भाई होता है चचेरा, वो गद्दी पर बैठता है, जिसकी माँ हिंदू होती है। इसने अपनी पुस्तक लिखी थी, फिरोज शाह तुगलक ने पुस्तक थी फुतहाते फिरोज शाही, खुद लिखी थी। इसमें इन्होंने बताया है कि इस पुस्तक में कैसे उसने ग्वाना में जो शिव मंदिर था उसको तोड़ा, वहाँ पर कैसे हिंसा फैलाई, इसका विस्तृत रूप से वर्णन करता है फिरोज शाह तुगलक अपनी पुस्तक में। इसके बाद इसने जो मेवाती है और उसके साथ ही और भी हरियाणा वासी हैं, उन सभी को जबरदस्ती से मुसलमान बनाया था और हिसार का नाम बदलकर हिसार फिरोजा रख दिया। हरियाणा में फिरोज शाह तुगलक ने 5 नगरों की स्थापना की थी। हिसार का नाम चेंज किया, हिसार फिरोजा रखा। फिर अपने पुत्र फतेह खां के नाम से फतेहाबाद नाम से एक नगर की स्थापना की। फिर फिरोजाबाद नगर की स्थापना की, फिरोजपुर और फरीदाबाद, इन 5 नगरों की हरियाणा में स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद हिसार में सबसे ज़्यादा काम किया, जो हिसार में ही ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय फिरोज शाह तुगलक यहीं पर बिताते थे, दिल्ली में नहीं। मोहम्मद शाह तुगलक दिल्ली में फिर से राजधानी ले आए थे, ये बताना भूल गया था। तो जो फिरोज शाह तुगलक आपका वो ज़्यादा समय आपका हिसार में ही व्यतीत करता था और हिसार में ही फिरोज शाह महल बनवाया गया था, जिसके कि 4 गेट थे, दिल्ली, नागौरी, मोरी, तलाकी गेट। ये 4 गेट थे उस महल के। और अपनी प्रेमिका गुजरी के लिए गुजरी महल भी हिसार में ही बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद जो गद्दी पर बैठता है वो बैठता है इसका पुत्र नासिरुद्दीन महमूद, क्योंकि फतेह खां की मृत्यु है जो इसी के शासनकाल में हो जाती है। नासिरुद्दीन महमूद ने क्या किया, हरियाणा के इतिहास में उसने इंद्री व जो करनाल की एकता थी, इन दोनों को मिला दिया, एक एकता बना दी संयुक्त, और इसको अपने खास अमीर खवास खां को दे दिया। इसके बाद नासिरुद्दीन महमूद इस वंश का अंतिम सुल्तान था। और इसके बाद जो वंश शुरू हो जाता है वो नया वंश आता है सैयद वंश। लेकिन ये हमेशा याद रखना, तुगलक वंश सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाला दिल्ली सल्तनत का वंश है। अब हम करते हैं इससे आगे सैयद वंश को। अगला है हमारा सैयद वंश, लेकिन उससे पहले हम तैमूर लंग को जानते हैं, क्योंकि तभी समझ में आएगा कि सैयद वंश कैसे आया। तैमूर लंग जो कि मुगल था, 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करता है। इसकी खुद की आत्मकथा वल फुजात ए तैमूरी, जिसमें यह बताता कि कैसे उसने भारत पर आक्रमण किया, किन रास्तों से वो दिल्ली पर पहुंचा था। सिरसा, फतेहाबाद, टोहाना, कैथल, असंध, पानीपत, इन रास्तों से गुजरते हुए वो दिल्ली पहुंचा और दिल्ली पर आक्रमण किया और तुगलक वंश को खत्म करने में सहायता की इसने, क्योंकि लोगों को यह पता लग गया कि तुगलक वंश अब कितना कमजोर हो चुका है। अब इस
उसके बाद जो तैमूरलंग है भारत पर आक्रमण करने के बाद उस पर अधिकार कर लेता है और अपनी सेनापति खिजर खां को, इसका सेनापति था खिजर खां, तैमूरलंग का वापस जाते वक्त भारत का क्या करता है, सुल्तान बना देता है और दिल्ली सल्तनत में खिजर खां एक नए वंश सैयद वंश की स्थापना करता है। ये याद रखना, इसका सेनापति था तैमूरलंग का खिजर खां। उसके बाद जो बैठता है गद्दी पर वो बैठता है आपका मुबारक शाह खां। मुबारक शाह खां का इंपॉर्टेंट यही है कि इसने यमुना नदी के किनारे पर मुबारकाबाद नगर की स्थापना की थी, जिसका समय 421 या 433 ईस्वी है। उसके बाद गद्दी पर मोहम्मद शाह बैठता है और फिर बैठता है अलाउद्दीन आलम शाह, जो कि कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है हरियाणा के इतिहास की दृष्टि से। सैयद वंश का जो टाइम पीरियड था 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी है, जो कि 37 वर्ष का इनका समय है। सबसे छोटा याद है नहीं आपको, खिलजी वंश का है सबसे छोटा टाइम पीरियड। उसके बाद जो गद्दी पर बैठता है लोधी वंश, जिसका समय 1451 से लेकर 1526 ईस्वी है। अब जो लोधी वंश है उसकी स्थापना की थी, वो की थी आपके बहलोल लोधी ने। अब बहलोल लोधी सरहिंद का गवर्नर था, सरहिंद का गवर्नर था, क्योंकि ये जो सैयद वंश के मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह थे बिल्कुल अयोग्य थे, जिसका लाभ सरहिंद के गवर्नर ने उठाया जो काफ़ी शक्तिशाली था। और इन दोनों को, इसको अलाउद्दीन आलम शाह को मारकर एक नए वंश लोधी वंश की स्थापना की। और इसके लिए इम्पोर्टेंट इस काल में यही है कि इनमें हिसार और लाहौर के जो इक़्तिदार था तातार खां यूसुफ, उसने विद्रोह किया था बहलोल लोधी के खिलाफ, जिसको बहलोल लोधी की सेना ने अम्बाला के युद्ध में, यानी कि अम्बाला के पास एक युद्ध हुआ था, उसमें तातार खां यूसुफ को पराजित कर दिया था। उसके बाद जो गद्दी पर बैठता है वो बैठता है निजाम खां। किस नाम से बैठता हो याद रखना है, सिकंदर लोधी। वास्तविक नाम है निजाम खां, लेकिन सिकंदर लोधी के नाम से बैठता है। 1489 से 1500 ईस्वी शासन करता है। भारत की दृष्टि में इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन हरियाणा के इतिहास में इसका कोई खास रोल नहीं है। उसके बाद इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 ईस्वी, इसके लिए एक हरियाणा के इतिहास में इंपॉर्टेंट है, इसने हासे के किला था किला था, उसमें अपने भाइयों को कैद करके रखा था इब्राहिम लोधी ने अपने भाइयों को। कहाँ पर, हासे के किले में। और इसके समय में ही फिर 1526 में पानीपत का युद्ध होता है मुगल बाबर के खिलाफ, और इस युद्ध में इब्राहिम लोधी की मृत्यु हो जाती है और दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है। यानी कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी है, और ऐसा पहला सुल्तान है जिसकी मृत्यु युद्ध के मैदान पर होती है। और लोधी वंश एकमात्र ऐसा वंश है जो कि अफगान वंश था, बाकी जितने वंश थे वो अफगान नहीं थे। तो ये है आपका पूरा हरियाणा में दिल्ली सल्तनत का इतिहास। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर और कमेंट भी जरूर करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि मेरी न्यू वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। धन्यवाद।